Audio Jungle. हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीख स्टडी स्मार्टली। मैं हूं बलजिंदर सिंह, आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, पहले तो मैं आपसे सॉरी कहना चाहता हूं कि मैंने पिछले 2 से 4 महीनों के अंदर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की। कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, अब सब कुछ सेट है। सो अब मैं कंटिन्यू आपके साथ जुड़ा रहूँगा और आपको हर वीडियो का अपडेट टाइम पर मिलता रहेगा। एक वीक के अंदर 3 से 4 वीडियो मैं आपको डालता रहूँगा ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। और साथ में डियर फ्रेंड्स, मैंने बिजनेस इन्वायरमेंट स्टार्ट किया हुआ था, उसमें 3 से 4 वीडियो मैंने अपलोड किए हैं। प्लीज़ उनको जाके देख लीजिए, ये उसका अगला पार्ट है ताकि आपको यूजीसी नेट जो पेपर कॉमर्स है या मैनेजमेंट है उसके अंदर हेल्प हो सके। कोई बीकॉम या एमकॉम है उनको भी इसके अंदर हेल्प मिल सकती है। तो डियर फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर भी करना ताकि दोबारा स्टूडेंट्स को पता लग सके। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो मॉनेटरी पॉलिसी पे है। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, कैसे काम करती है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी इज़ द पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होती है। क्या होती है मॉनेटरी पॉलिसी? मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होती है। कैसे होती है? जो पिछली वीडियो है उनके अंदर मैंने बिजनेस इन्वायरमेंट के 3-4 वीडियो बनाई हैं, उसमें मैंने समझाया था कि बिजनेस इन्वायरमेंट 2 टाइप का होता है। उसके अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है। जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है वो कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है, माइक्रो एंड मैक्रो। तो मैक्रो के अंदर हमारा क्या आता है? इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट, जोग्राफिकल इन्वायरमेंट और भी कई टाइप आते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट 3 तरीके का होता है हमारा। इसके अंदर क्या क्या आता है? इकोनॉमिक कंडीशन आती है, इकोनॉमिक सिस्टम आता है और इकोनॉमिक पॉलिसी आती है। वहीं पर क्या होता है हमारा इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर क्या आती है? मॉनेटरी पॉलिसी। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है। और ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट या पूरी इकोनॉमी के इन्वायरमेंट को कवर करती है और उसके ऊपर ही इसका सारा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया इज़ फॉर्मुलेटेड एंड एग्जीक्यूटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मॉनेटरी पॉलिसी किसके द्वारा बनाई जाती है और किसके द्वारा चलाई जाती है? ये आरबीआई ऑफ इंडिया, जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, सेंट्रल बैंक, उसके द्वारा ही बनाई जाती है। उसके द्वारा ही क्या किया जाता है? चलाया जाता है। किसके लिए? टू अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। मतलब कुछ ऐसे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं जिनको अचीव करने के लिए ये बनाई जाती है। उसमें से एक ऑब्जेक्टिव क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेट्स मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। कि जो मनी की सप्लाई है ना उसको इकोनॉमी के अंदर बनाए रखने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का यूज़ किया जाता है। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। ठीक है, आरबीआई इसको चलाती है किसके अंडर रहकर? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर रहकर। ठीक है, उसके बाद बताया जाता है इसमें इट इंक्लूड्स मैनेजमेंट ऑफ मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट एंड इज द डिमांड साइड इकोनॉमिक पॉलिसी यूज बाय द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री टू अचीव मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव। इसके अंदर बताया गया है कि मनी जो सप्लाई है ये तो करती है मॉनेटरी पॉलिसी, साथ में इंटरेस्ट रेट को भी देखा जाता है इसके अंदर। लेकिन जो हमारे कौन से ऑब्जेक्टिव है? मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव है ना, समष्टि अर्थशास्त्र के जो इसके अंदर ऑब्जेक्टिव है उनको इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। कौन कौन से? इन्फ्लेशन हो गया, कंजप्शन हो गया, ठीक है, ग्रोथ एंड लिक्विडिटी। ऐसे बहुत सारे जो ऑब्जेक्टिव आगे भी पढ़ेंगे वो इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। उसके बाद डीसी रमन के द्वारा एक डेफिनेशन दी गई है जिसके अंदर इन्होंने 3 बातें बताई है। कौन कौन सी? कि सबसे पहले तो क्या किया जाता है? द सप्लाई ऑफ मनी। कि जो भी हमारी कंट्री है, जो इकोनॉमी है, उसके अंदर क्या किया जाता है? मनी की सप्लाई की जाती है। दूसरी बात इन्होंने बताया कि कॉस्ट ऑफ मनी, रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या किया जाता है? इनके द्वारा डिसाइड किया जाता है। यहाँ कॉस्ट ऑफ मनी को या रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या किया जाता है? पूरी इकोनॉमी के अंदर लागू किया जाता है। और उसके बाद क्या किया जाता है कि अचीव, मतलब मनी को उपलब्ध करवाया जाता है, मनी की जो मांग है उसको पूरा किया जाता है ताकि अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हैं उनको अचीव किया जा सके और जो हमारी कंट्री है उसकी ग्रोथ की जा सके।
उसके बाद बताया जाता है कि मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया रेफर टू दैट पॉलिसी विच कंसर्न विद द मेजर टेकन टू रेगुलेट द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट क्रेडिट बाय द बैंक। जो भी बैंक है ना, जो बैंक क्या करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं पब्लिक से, ठीक है, पब्लिक से पैसा इकट्ठा करते हैं ना, उस पैसे को इस तरह से रेगुलेट किया जाता है, एक्सपेंस ऑफ मनी सप्लाई एंड मनी सर्कुलेशन इन द कंट्री। मतलब पूरी कंट्री के अंदर उस मनी को इस तरीके से सप्लाई किया जाता है या सर्कुलेशन किया जाता है उसका, ताकि जितने भी हमारे गोल्स हैं ना पूरी अर्थव्यवस्था के, या जितने भी हमारी पूरी इकोनॉमी के गोल हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जा सके, अचीव किया जा सके। और मेन जो ऑब्जेक्टिव हैं वो कौन कौन से हैं, अचीव प्राइस स्टेबिलिटी। मतलब जो हमारा प्राइस है ना, प्राइस लेवल को स्टेबल रखना ही इसका एक बेस्ट या मेन मोटिव है। और भी बहुत सारे, जैसे कि पूरी इकोनॉमी के अंदर मनी की सप्लाई को बना के रखना ताकि हमारी इकोनॉमी ग्रोथ कर सके, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद मेन कंपोनेंट कौन से हैं या मेन एलिमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले क्या देखते हैं हम, इट रेगुलेट द स्टॉक एंड द ग्रोथ रेट ऑफ मनी सप्लाई। कि मनी की सप्लाई को देखा जाता है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर मनी की सप्लाई किस तरीके से होगी। पूरी बात घुमा फिरा के मॉनेटरी पॉलिसी की यही है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर मनी की सप्लाई को कब ज़्यादा करना है, कब कम करना है, ठीक है। बैंकिंग सिस्टम को देखता है, जो हमारे बैंक काम करते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, उनको भी कौन देखता है, आरबीआई के द्वारा देखा जाता है। किसके अंडर देखा जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर। उसके बाद बात करते हैं, इट रेगुलेट थ्रू लेवल एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट। मतलब जो भी हमारी इंटरेस्ट रेट है ना, उसको क्या करता है, उसको स्ट्रक्चर किया जाता है। मतलब कितनी इंटरेस्ट ऑफ रेट रखी जाएगी वो कौन डिसाइड करता है, मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा डिसाइड किया जाता है। आरबीआई इसको क्या करता है, डिसाइड करता है। और जो भी हमारे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हैं या अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ना, इनके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाता है ना, वो कौन लगाता है, आरबीआई लगाता है। ऑर्गेनाइज्ड के ऊपर तो डायरेक्टली लगाता है, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं उनके ऊपर इनडायरेक्टली लगाया जाता है, ठीक है। इट डिमांड टू एलोकेशन ऑफ लोन्स अमंग डिफरेंट सेक्टर। मतलब जितने भी हमारे लोन दिए जाते हैं डिफरेंट सेक्टर के अंदर, अलग अलग क्षेत्रों को जो लोन दिया जाता है, उसका जो उसको किस तरीके से बांटना है, किस तरीके से अलोकेशन करना है, उसका काम कौन करता है, मॉनेटरी पॉलिसी वो काम करती है। उसके बाद बात करते हैं, इट प्रोवाइड इनिशिएटिव्स टू प्रमोट सेविंग एंड द राइज द सेविंग इनकम रेशो। मतलब इसके द्वारा बताया गया है कि जो भी हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है ना, वो क्या करती है, सेविंग्स को प्रमोट करती है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोलती है, सेविंग को प्रमोट करती है, ताकि जितने भी हमारे ग्रोथ है ना, जो भी हमारी ग्रोथ है इकोनॉमिक की, उसको बढ़ाया जा सके और साथ में क्रेडिट ग्रोथ को किया जा सके, ताकि अचीविंग द स्टेबिलिटी प्राइस। और अचीवमेंट किसका करना है, प्राइस को एक जगह पर टिका के रखना है, ना ज़्यादा इन्फ्लेशन आए और ना ज़्यादा डिफ्लेशन आए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इसके अंदर डी सुब्बाराव के एक मतलब जो आरबीआई के गवर्नर है, इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, अपनी डेफिनेशन लगा लो इन्होंने दी थी, क्या दी थी वो, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया आर प्राइस स्टेबिलिटी। मतलब प्राइस स्टेबिलिटी किसको बोला जाता है, कि जो हमारा इन्फ्लेशन है ना, जो महंगाई है, जहाँ किसी भी गुड्स के प्राइस हैं वो एकदम से ज़्यादा इंक्रीज़ ना हो, ठीक है, उस चीज़ को कंट्रोल करना क्या बोला जाता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना या प्राइस स्टेबिलिटी को कंट्रोल करना। एंड प्रमोटिंग ग्रोथ, कि हमारी इकोनॉमी की ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो, उसको प्रमोट किया जाता है। दीज आर परस्यूड थ्रू इंश्योरिंग क्रेडिट अवेलेबिलिटी विद द स्टेबिलिटी इन द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रुपीज़ एंड ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रुपीज़ क्या होती है, मतलब जब हम लोग क्या करते हैं, फ़ॉरेन के साथ जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं या कोई परचेजिंग सेलिंग करते हैं, जिसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बोला जाता है, तो उसको स्टेबल करने के लिए भी इसके अंदर क्या किया जाता है, काम किया जाता है, ताकि ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहे हमारी इकोनॉमी के अंदर। उसके बाद जो इसके मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो कौन कौन से हैं, इनको एक बार अच्छे से हम डिटेल में पढ़ लेते हैं, ताकि हमें मॉनेटरी पॉलिसी के सारे काम समझ आ जाएं, ठीक है।
टू रेगुलेट मनी सप्लाई इन इकोनॉमी। जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है वो क्या करती है, डिमांड देखती है भी अब इतनी डिमांड है या इतना मनी की सप्लाई है इकोनॉमी के अंदर चाहिए, तो उस तरीके से क्या करती है ये ज़्यादा से ज़्यादा या तो क्या कर देगी, लोन है जो मतलब कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देने स्टार्ट कर देगी, तो मनी की सप्लाई इकोनॉमी के अंदर बढ़ा देती है। उसके बाद आती है प्राइस स्टेबिलिटी। जब प्राइस स्टेबिलिटी की बात आती है या इन्फ्लेशन बढ़ जाता है उस टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट को ज़्यादा कर देती है ताकि लोगों के हाथों में जो पैसा है कम जाए, बैंक है जो ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे ताकि प्राइस को स्टेबल किया जा सके। उसके बाद प्रमोट करती है सेविंग को। सेविंग को कैसे प्रमोट करेगी, ये बोल देती है रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज़्यादा मिलेगा, तो लोग सेविंग करना पसंद करते हैं उस टाइम पर कि रेट ऑफ इंटरेस्ट से पैसा कमाएंगे, या इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं कि इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको इतने % है जो प्रॉफिट होगा। ठीक है। कंट्रोल बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल के अंदर क्या आता है, कभी तेजी और कभी मंदी। तो जब बूम आता है उस टाइम पे क्या किया जाता है कि जितनी भी हमारी इकोनॉमी है उसके अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं उन सभी का जो क्या होता है रेट होता है हाई हो जाता है। तो बिजनेस साइकिल के अंदर इसको कंट्रोल करने के लिए उस टाइम पर लोगों के हाथों से पैसा छीनना पड़ता है आरबीआई को। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई कर देंगे। इसी तरीके से ये बहुत सारे टूल्स हैं वो आगे पढ़ेंगे हम, तो उसके थ्रू ये क्या करते हैं कि इन्फ्लेशन को कम या ज़्यादा कर देते हैं, या मतलब डिफ्लेशन आ गया तो पैसा दे देंगे लोगों को, इन्फ्लेशन आ गया तो लोगों से पैसा इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि जो हमारा बिजनेस साइकिल है वो स्टेबल रहे, ना उसमें ज़्यादा तेज़ी आए। मतलब इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है और इन्फ्लेशन ना हो तो भी नुकसान हो सकता है। ठीक है, ये आगे हम पढ़ते हैं। टू अचीव स्टेबिलिटी इन एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रुपीज़। मतलब हम लोग क्या करते हैं, देशों विदेशों से क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। तो कुछ लोग जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं उनको क्या चाहिए होता है, विदेशी मुद्रा चाहिए होती है जिसको फॉरेन करेंसी बोल देते हैं। तो वो फॉरेन करेंसी को बनाए रखने के लिए ये क्या करती हैं, पैसे एक्सचेंज करके उन लोगों को दे देते हैं ताकि जो हमारी जो परचेजिंग और सेलिंग चल रही है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट चल रहा है, उसको भी स्टेबल किया जा सके ताकि उसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट पर कोई भी मतलब प्रॉब्लम ना आए, या हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो क्या हो जाए, एक तरीके से स्टेबल रहे, इक्विलिब्रियम बना के रखें उसके अंदर, ना वो नेगेटिव हो ना वो पॉजिटिव हो। पॉजिटिव हो तो हमारा फ़ायदा होता है लेकिन नेगेटिव होगा तो हमारा नुकसान होगा हमारी कंट्री का। तो उसको स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं ये क्या करते हैं, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रुपीज़ को एक तरीके से स्टेबल बना के रखते हैं ताकि दूसरे देशों के साथ जो भी हमारा व्यापार चल रहा है उसको अच्छे तरीके से किया जाए, और उसके द्वारा जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जा रहा है उसके द्वारा हमारी कंट्री पर या हमारी इन्फ्लेशन ना बढ़ जाए, उसके ऊपर किसी प्रकार का इफेक्ट ना हो। तो ये क्या करते हैं, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रुपीज़ को स्टेबल करके रखते हैं। उसके बाद करते हैं कि मैनेज करती हैं एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड देखा जाता है कि लोग किस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं और कितना पैसा हमारी कंट्री के अंदर चाहिए होगा, तो उस चीज़ को ध्यान में रखे हुए मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाई या लो करके, बैंक रेट को हाई या लो करके क्या करती है, एग्रीगेट डिमांड को पूरा करती है ताकि लोग जो भी चाहते हैं, अगर इन्फ्लेशन आ चुका है तो ये कम कर देंगे एग्रीगेट डिमांड को, सप्लाई को, डिमांड को देखते हुए ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं, ये अपने टूल्स को यूज़ करके एग्रीगेट डिमांड को मैनेज करते हैं। उसके बाद की बात देखते हैं कि इंश्योर मोर क्रेडिट फॉर प्रायोरिटी सेक्टर। जितने भी हमारे प्राथमिक सेक्टर होते हैं, जैसे कि ऐसे सेक्टर जो डेवलपमेंट का काम करते हैं, सड़कें बनाते हैं, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे उद्योग जो हमारे एक्सपोर्ट करते हैं, तो उनको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा। उनके लिए ऐसी ऐसी स्कीमें लेके आते हैं आरबीआई वाले कि आप लोन लोगे तो आपको कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दिया जाएगा ताकि हमारी कंट्री को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप किया जा सके, हमारी कंट्री से ज़्यादा माल बन के बाहर जाया, मतलब फ़ॉरेन में भेज दिया जाए, तो हमारी कंट्री को ज़्यादा प्रॉफिट होगा। उसके बाद टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट, कि मॉनेटरी पॉलिसी कैसे एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करती है। भाई जब ये दूसरे लोगों को
कम पैसे पे या कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देगी, या दूसरे जितने भी प्राथमिक सेक्टर होते हैं उनको लोन दिया जाता है, या इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे इनको डेवलप करने के लिए लोन दिया जाता है कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो क्या होगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। कुछ उद्योग हैं, जो फैक्ट्री हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए काम स्टार्ट करेंगी। जब वो नई नई फैक्ट्रियाँ लगाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगी, तो लोगों को काम मिलेगा। तो इसके लिए क्या करती है, तो हमारा क्या हो जाता है कि जो एम्प्लॉयमेंट है उसको प्रमोशन मिल जाता है, या वो प्रमोट होने लग जाता है, लोगों को काम मिलने लग जाता है। रेगुलेट एंड एक्सपेंडिंग बैंकिंग, इसके अंदर क्या होता है कि नए नए बैंकों को खोलने के लिए आरबीआई नई नई स्कीमें निकालती है। ठीक है, बैंकों को रेगुलेट भी करती है, साथ में बैंकों को बोलती है कि आप नई नई ब्रांच खोलो, गाँव में जाओ। ठीक है, जो अनडेवलपमेंट एरिया हैं उनके अंदर जाके, गांव के अंदर जाके आप लोग नए नए बैंक खोलो, ताकि हमारे देश का ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, डेवलपमेंट हो। टू प्रमोट एक्सपोर्ट एंड सब्स्टिट्यूट इम्पोर्ट्स, ये क्या बात हुई कि जो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं ना, उनको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देगी। और जो सब्स्टिट्यूट है, मतलब जो चीज़ें हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे देशों से मंगवा रहे हैं, तो ऐसी कंपनियां होती हैं ना कई, जो दूसरे देशों के प्रोडक्ट होते हैं वैसा ही प्रोडक्ट हमारी इंडिया के अंदर बनाना स्टार्ट कर देती हैं। मतलब उस चीज़ का सब्स्टिट्यूट बनाना स्टार्ट कर देते हैं कि हमारा काम है ना उस चीज़ से चल सकता है। तो क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट इम्पोर्टर्स होते हैं, जो उनको क्या करती हैं, ये कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देती हैं, ताकि हमारी जो कंट्री है वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट कर सके। टू कंटिन्यूसली मोनीटर ग्लोबल एंड डोमेस्टिक फाइनेंसिंग कंडीशन, क्या होता है कि जब हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं उस टाइम पे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए ये क्या करते हैं कि इस तरीके से मैनेज करते हैं, मोनीटर करते हैं कि जो हमारा ग्लोबल और डोमेस्टिक व्यापार चल रहा है उसके अंदर जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जा रहा है, अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव जा रहा है तो ये क्या करेंगे, इंपोर्ट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बैरियर लगा देंगे। वो भी हम आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे भी कौन कौन से ट्रेड बैरियर्स होते हैं। तो उनको एक तरीके से फाइनेंशियल कंडीशन को या बैलेंस ऑफ पेमेंट को एक तरीके से स्टेबल रखने के लिए ये क्या करते हैं, कंटिन्यूसली मोनीटर करते हैं किसको, जो भी दूसरों के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है, ताकि फाइनेंशियल कंडीशन को बिल्कुल स्मूथली चलाया जा सके, हमारी इकोनॉमी के अंदर अच्छे से जो भी हम लोग व्यापार कर रहे हैं उसको अच्छे से बढ़ावा दिया जा सके, ताकि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। उसके बाद बात की जाती है कि मॉनेटरी पॉलिसी को ना एंटी इन्फ्लेशनरी और एंटी डिफ्लेशनरी बोला जाता है। ये हम आगे पढ़ते हैं, उसमें आपको अच्छे से पता लग जाएगा। तो टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं या मेजर्स कौन कौन से होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, तो 2 टाइप के होती हैं। सबसे पहले क्वांटिटेटिव कंट्रोल टेक्निक होती है, क्रेडिट कंट्रोल टेक्निक होती है, और नंबर 2 पे कौन सी होती हैं, सेलेक्टिव क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल टेक्निक। इसको सेलेक्टिव या क्वालिटेटिव दोनों के नाम से हम जानते हैं। तो सबसे पहले आज हम करने वाले हैं क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल टेक्निक। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये कितने टाइप की होती हैं। सबसे पहला जो रेपो रेट आता है इसके अंदर, नंबर 2 पे कौन सी आती है, रिजर्व रेपो रेट आता है। ठीक है, नंबर 3 के अंदर आती है कैश रिजर्व रेशो, जिसको CRR बोलते हैं। नंबर 4 पे आती है मार्केट ओपन मार्केट ऑपरेशंस। नंबर 5 पे बैंक रेट आ गई। नंबर 6 पे स्टेटरी लिक्विडिटी रेशो, जिसको SLR बोलते हैं। नंबर 7 पे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी आ गई, और नंबर 8 पे मल्टीपल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इनको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा आता है वो होता है रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है भी, जब भी क्या होता है कि बैंकों को द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच कमर्शियल बैंक कैन बोरो फंड्स फ्रॉम RBI। जब भी क्या होता है कि जितने भी हमारे कमर्शियल बैंक हैं ना, उनको क्या चाहिए होता है, लोन चाहिए होता है। किसके द्वारा लोन चाहिए होता है, RBI से लोन लेते हैं। तो जिस रेट पे RBI से कमर्शियल बैंक लोन लेते हैं उसको क्या बोला जाता है, रेपो रेट बोला जाता है। तो दोबारा समझ लें इसको कि जिस रेट पे
कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं या फंड लेते हैं उसको बोला जाता है रेपो रेट। और दूसरी बात ये क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है, जैसे 1 वीक, 15 दिन, 15 डेज, 1 मंथ। ठीक है, ये क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। कौन कौन से शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जैसे 1 वीक, ठीक है, 1 सप्ताह के लिए, 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, ऐसे क्या होता है इसके अंदर शॉर्ट टर्म के लिए लोन लिया जाता है। ठीक है, कमर्शियल बैंक हैव टू प्लेज सम मनी विद द आरबीआई टू गेट फंड फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कि जब भी क्या करता है कमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा लेता है ना रेपो रेट के ऊपर, तो इसको कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है आरबीआई के पास। मतलब लोन लेना है ना शॉर्ट टर्म के लिए आरबीआई से, तो बैंकों को कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है। क्या गिरवी रखना पड़ता है, जैसे कुछ भी सिक्योरिटीज़ वगैरह होगी या गोल्ड हो गया, कुछ भी ये क्या करते हैं आरबीआई के पास गिरवी रखते हैं, तो ही इनको क्या मिलता है, लोन मिलता है। उसके बाद बात करते हैं कि करंटली जो रेपो रेट है हमारी 4% है। भी 4% पे आप जो कमर्शियल बैंक है ना वो आरबीआई से 4% पर लोन ले सकते हैं। रेपो रेट इज़ ऑलवेज हायर देन द रिजर्व रेपो रेट। भी रेपो रेट है ना जो ऑलवेज हायर देन होती है रिजर्व रेपो रेट से। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि रिजर्व रेपो रेट जो एग्रीमेंट होता है वो किस तरीके से काम करता है, या रिजर्व रेपो रेट किस तरीके से काम करती है। कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये क्या करता है कि बैंकों को पैसा देता है। किसको पैसा देता है, कमर्शियल बैंकों को पैसा देता है, और आगे क्या करती हैं ये, मोर कैश टू लैंड ब्रोवर्स। जो भी लोन लेना चाहती है ना पब्लिक, यहाँ पब्लिक लिख लो, पब्लिक लोन लेना चाहती है उनको ये क्या करते हैं, लैंड करते हैं, लोन देते हैं। ठीक है, अब ये काम कैसे करती है, इंक्रीज द मार्केट लिक्विडिटी। कि किस तरीके से ये काम करती है मार्केट लिक्विडिटी के लिए या मनी की सप्लाई के लिए। कि क्या होता है, रिजर्व बैंक क्या करता है, एक रेपो रेट है, रेपो रेट कितनी थी, 4% थी। ठीक है, जब रेपो रेट 4% है तो क्या करेगा, बैंक पैसा लेगा, कमर्शियल बैंक पैसा लेंगे आरबीआई से, और ये जो भी पब्लिक है उनको लोन के लिए पैसा देंगे। अगर इसी रेपो रेट को बढ़ाकर 6% कर देंगे तो क्या होगा, कमर्शियल बैंक को पैसा क्या मिलेगा, ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा, और कमर्शियल बैंक आगे पब्लिक को जो लैंडिंग करेगा, पैसा देगा, वो भी ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देगा। अगर 6% पे लिया है तो पब्लिक के लिए कितने परसेंट देगा, 8 या 9 पे देगा, तो पब्लिक पैसा कम लेगी। इस तरीके से क्या करता है, इन्फ्लेशन अगर तो मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को ज़्यादा कर देगा। मतलब आरबीआई रेपो रेट पर ज़्यादा पैसा, मतलब ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पैसा देगा। अगर डिफ्लेशन चल रहा है तो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पैसा देगा और पब्लिक के हाथ में पैसा ज़्यादा आएगा। कमर्शियल बैंक कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पब्लिक को देगा और पब्लिक के हाथ में पैसा आएगा और डिफ्लेशन को ख़त्म करते हैं। इस तरीके से ये टूल काम करता है, इसको बोला जाता है रेपो रेट। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ये एक बार अच्छे से देख लेना। उसके बाद बात करती हैं रिवर्स रेपो रेट। ये भी क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। अब क्या होता है, जब आरबीआई को पैसा चाहिए होता है, किससे, कमर्शियल बैंक से। जब आरबीआई कमर्शियल बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लेता है, जैसे 1 वीक, 15 दिन और 1 महीने के लिए पैसा लेता है ना आरबीआई पैसा लेता है अब कमर्शियल बैंक से। ये उसका उल्टा है रेपो रेट का। रेपो रेट में तो कमर्शियल बैंक आरबीआई से लेते थे, यहाँ आरबीआई कमर्शियल बैंक से क्या लेता है, पैसा लेता है, फंड इकट्ठे करता है। तो क्या होता है इसके अंदर कि जब कमर्शियल बैंक क्या करती हैं कि पैसा देते हैं ना आरबीआई को, तो अब आरबीआई को भी कमर्शियल बैंक के पास कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है, तभी आरबीआई को लोन देते हैं या आरबीआई को पैसा देते हैं। कौन से बैंक, कमर्शियल बैंक। उसके बाद जो हमारी करंटली रेट ऑफ चल रही है, रिवर्स रेपो रेट कितनी चल रही है, 3.355। ठीक है, जो भी है इसका मैंने एक चार्ट एंड में ऐड किया, आप उसको अच्छे से देख लेना। 3.35 जो % चल रही है, रिवर्स रेपो रेट चल रही है। ठीक है, ट्रिपल आर भी इसको बोल दिया जाता है। ये किसके लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और इसके अंदर आरबीआई कमर्शियल बैंकों से पैसा लेती है। उसके बाद बात करते हैं कि ये कैसे काम करती है। अब ये उसके उल्टा काम करती है कि मार्केट से पैसा वापस लेने के लिए रिजर्व बैंक क्या करता है,
कमर्शियल बैंकों से क्या करता है, डिपॉजिट लेता है, ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट लेता है। तो यहाँ पर पैसा बच जाता है कमर्शियल बैंकों के पास कम, पैसा तो इधर चल गया आरबीआई के पास, तो कमर्शियल बैंक के पास जो पैसा है वो बचता है कम। तो ये आगे जो लोन देंगे या तो क्या देंगे, महंगा देंगे, ठीक है, और यहाँ क्या करेंगे, लोन लोगों को कम करेंगे, लेसर कैश टू लैंड, मतलब कम से कम लोन देंगे पब्लिक को। इस तरीके से क्या होता है, डिक्रीज हो जाती है मार्केट की लिक्विडिटी, मार्केट में पैसा कम जाएगा। जब कमर्शियल बैंक लोन ही कम देगा तो लोगों के हाथ में पैसा भी कम आएगा, ठीक है। इस तरीके से अगर इन्फ्लेशन चल रहा हो तो रिजर्व बैंक क्या करता है, रिवर्स रेपो रेट एग्रीमेंट या रिवर्स रेपो रेट का यूज़ करके हमारा जो इन्फ्लेशन होता है उसको कम कर देता है। अगर डिफ्लेशन हो तो रेपो रेट का यूज़ कर लेता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं CRR की, जिसको कैश रिजर्व रेशो बोला जाता है। इसका क्या होता है फंडा, कि कैश रिजर्व रेशो इज द स्पेसिफिक मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ द टोटल डिपॉजिट ऑफ कस्टमर, कि एक दिन के अंदर ना कमर्शियल बैंक के पास जितना पैसा जमा किया जाता है, मतलब जितने लोग कमर्शियल बैंक के पास आते हैं वो क्या करते हैं, कमर्शियल बैंक के पास पैसा जमा करवाते हैं, तो उसमें से एक मिनिमम फ्रैक्शन जैसे इसकी करंट रेट चल रही है 3%, मतलब अगर बैंक के पास 100 रुपये जमा हुए हैं ना तो उसको 3 रुपये रिजर्व बैंक के पास रखने पड़ेंगे। कैश रिजर्व रेशो बोला जाता है इसको। डेली के जितने भी पैसे होते हैं ना कमर्शियल बैंक के पास, उसमें से ये करंट रेट के हिसाब से आरबीआई के पास पैसा रखना पड़ता है। तो ये भी क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है एक तरीके से। कैश रिजर्व रेशो जो होता है हमारा, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और इसके अंदर क्या किया जाता है कि कमर्शियल बैंक के पास जितने भी पैसे आते हैं एक दिन में, पब्लिक के डिपॉजिट्स आते हैं, उनको सेंट्रल बैंक के पास क्या करती है, जमा करवाती है। उनमें से कुछ फ्रैक्शन जो रेट करंटली चल रही है वो 3% चल रही है, ठीक है। और इसके लिए ना बैंकों को किसी भी प्रकार का रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, ठीक है। मतलब बैंकों को जितने पैसे आते हैं उसमें से कुछ पैसे आरबीआई के पास जमा करवाने पड़ते हैं, और आरबीआई क्या करता है, इसके ऊपर किसी भी तरीके का रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देता, ठीक है। इसको बोला जाता है कैश रिजर्व रेशो। तो ये भी इस तरीके से काम करता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि पीछे कितना था 3%, यहाँ 4% ले रखा है, तो ये मैंने फ़ोटो ऐड किया है। व्हेन CRR रेट इज़ 4%, 4% है ना, तो मान लो 100 करोड़ रुपया क्या हुआ था, जो भी कस्टमर थे या पब्लिक थे उन्होंने बैंक में जमा करवाया था, तो इसमें से 4 करोड़ रुपया क्या करना पड़ेगा, आरबीआई के पास जमा करवाना पड़ेगा बैंक को। और बैंक के पास कितना पैसा बच गया, 96 करोड़ रुपीज़ है जो बैलेंस बच गया। इसको क्या कर सकते हैं, अब लोगों को लोन दे सकते हैं या कुछ भी सर्कुलेट किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ये पैसा आरबीआई के पास जमा करवाना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं कि CRR काम कैसे करता है। जैसे इन्फ्लेशन आ गया तो इन्फ्लेशन को किस तरीके से कंट्रोल करता है, हाउ CRR इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन आर रिलेटेड। भी CRR का ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में। जैसे मान लो आरबीआई ने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दी CRR, मतलब पहले CRR 3% थी, ठीक है, आरबीआई ने CRR कितनी कर दी, 6% कर दी। तो क्या होगा, आरबीआई ने 6% कर दी तो इसके अंदर क्या होगा, बैंक होंगे जो उनके पास जो मनी होगी ना वो कम जाएगी। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा कर दिया तो बैंक भी कम पैसा लेंगे आरबीआई से, और आगे भी वो क्या करेंगे, जो लैंड करना होता है ना अपना, बैंक क्या करेंगे, प्रॉफिट ज़्यादा ऐड करेंगे, क्योंकि उनको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा मिल रहा है, तो वो अपना प्रॉफिट ऐड करके क्या करेंगे, आगे पैसा कस्टमर को देंगे। तो इसके चक्कर में क्या हो जाता है काम, कि इंक्रीज इन मार्केट रेट इन मार्केट, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मार्केट में ज़्यादा हाई हो जाता है। जब पैसा बैंक वाले पैसा ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आरबीआई से उठाते हैं तो आगे भी वो क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को ज़्यादा हाई करके लोगों को जो फंड है या जो भी लोन्स वगैरह हैं वो ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देंगे। तो क्या होगा, कस्टमर कम से कम क्या करेगा, लोन लेगा, क्योंकि उनको पता है अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा चल रही है तो हमें लोन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है,
ठीक है। इंटरेस्ट ऑफ रेट जो है ज़्यादा से ज़्यादा राइज हो जाती है तो मनी सप्लाई क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। मतलब हमारी मार्केट में, हमारी इकोनॉमी में जो मनी जाती है ना वो बिल्कुल कम जाती है, ठीक है। डिमांड फॉर गुड्स डाउन, मतलब जितनी भी गोज़ डाउन हो जाएगी, ठीक है। डिमांड ऑफ गुड्स गोज़ डाउन, मतलब जितनी भी हम लोग इन्फ्लेशन के जो सिचुएशन चल रही थी उसके अंदर क्या होता है कि जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा हाई हो जाती है। लेकिन जब क्या करते हैं बैंक, आरबीआई क्या करती है, सीआरआर को ज़्यादा करते हैं तो बैंक भी लोन कम लेंगे, लोन कम लेंगे तो आगे वो अपना मार्जिन जोड़ के मार्केट के अंदर ज़्यादा महंगा लोन देंगे तो कस्टमर लोन कम लेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाएगी। तो क्या होगा कि जितनी हमारी मनी की सप्लाई है वो इकोनॉमी के अंदर कम जाएगी, क्योंकि लोग तो लोन ले नहीं रहे, और लोग लोन नहीं ले रहे तो उनके हाथ में पैसा कम आएगा। उनके हाथ में पैसा कम आएगा तो क्या होगा, जो गुड्स एंड सर्विस की डिमांड है वो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जो हमारा इन्फ्लेशन है वो क्या हो जाएगा, एंड ऑफ द डे कंट्रोल कर लिया जाएगा। इस तरीके से आरबीआई सीआरआर का यूज़ करके इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को क्या करती है, कंट्रोल करती है। अगर डिफ्लेशन हो जाता तो जहाँ 3% कर देती, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो 3% पे लोन देती या 2% पे देती। इस तरीके से क्या करते हैं, डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी को एंटी इन्फ्लेशनरी और एंटी डिफ्लेशनरी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसके अंदर पता क्या होता है कि आरबीआई के द्वारा ट्रेजरी बिल या और बहुत सारे जो जिसको हम बोल देते हैं ना सिक्योरिटी, गैरंटीड सिक्योरिटी, जिसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी बोला जाता है, ठीक है। इस तरीके की बहुत सारी सिक्योरिटी है ना जो वो मार्केट में क्या कर दी जाती हैं, बांट दी जाती हैं। कब बांट दी जाती हैं, जब इन्फ्लेशन होगा तो उनको बांट दिया जाता है कि लोगों को बोला जाता है भी ये अगर सिक्योरिटी खरीदोगे ना आरबीआई की तो इसके अंदर क्या होगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदने से आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो लोगों के हाथ से पैसा चला जाएगा और एक कागज़ का टुकड़ा आ जाएगा जिसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी के नाम से बोला जाता है, या जो भी एक अच्छा प्रपोजल बोल दिया जाता है, जिसको एक प्रोमिस नोट दे दिया जाता है कि आपको इस नोट के ऊपर या इस सिक्योरिटी के ऊपर इतने % पैसा मिलेगा। तो क्या करती है आरबीआई, ट्रेजरी बिल्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को क्या कर देती है, इशू कर देती है। कब इशू करती है, जब इन्फ्लेशन होता है। जब इन्फ्लेशन होगा तो उनको इशू कर देगी ताकि जो जनता के हाथ से पैसा है वो सारा का सारा आरबीआई खींच ले और सिक्योरिटी उनको दे दे। और जब डिफ्लेशन होता है तो इसका उल्टा करती है कि लोगों को पैसा ज़्यादा देना है, मनी की सप्लाई ज़्यादा करनी है इकोनॉमी के अंदर, तो वो क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी को वापस करती है और अपनी सिक्योरिटी वापस लेके उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर जो भी उनका बनता है वो उनको दे देती है ताकि लोगों के हाथ में पैसा आए और जो भी हमारा डिफ्लेशन चल रहा है, मंदी चल रही है, उसको कम किया जा सके। इस तरीके से ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या करते हैं, वर्क करते हैं, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था। उसके बाद इसको देख लेते हैं इस तरीके से, अगर तो हमारी मंदी चल रही है, रिसेशन चल रहा है ना, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा कि पैसा दे देगा। ये पैसा दे दिया और सिक्योरिटीज़ हैं, सारी की सारी सिक्योरिटी अपने पास ले लेगा। इसी तरीके से बैंकों से काम करवाता है ये सारा का सारा। सेंट्रल बैंक खुद तो करता नहीं है सारा काम, तो इसके तरीके से क्या करेगा कि हाई मनी सप्लाई, जब क्या होगा कि मंदी चल रही होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा मनी देगा लोगों को, पब्लिक को देगा, और लोग डिमांड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर डिमांड करेंगे, यस लिखा है तो लोग डिमांड करेंगे, और लो इंटरेस्ट रेट पर देगा। मतलब लो इंटरेस्ट रेट पर हमें पैसा मिलेगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे, सिक्योरिटी वापस करेंगे, उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो लोग डिमांड करेंगे। जो भी हमारी मंदी चल रही है उसको कंट्रोल कर लिया जाएगा। अगर इन्फ्लेशन होता है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, सेंट्रल बैंक क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को इशू कर देता है और पैसा ले लेता है बैंकों से, ठीक है। बैंक आगे क्या करते हैं, सिक्योरिटी पब्लिक को दे देते हैं, लो मनी सप्लाई कर देते हैं कि पब्लिक से पैसा ले लेती हैं और उनको सिक्योरिटी दे देती हैं, और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल देती हैं ताकि पब्लिक है जो पैसा अपना
सारा सिक्योरिटीज़ में लगा दें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट को देखते हुए, और पब्लिक के पास पैसा कम रह जाए, और यहाँ क्या हो जाता है, डिमांड 9 के बराबर हो जाती है, डिमांड लोग कम करना लग जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये काम करता है। ये कौन सा था हमारा, ओपन मार्केट वाला। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन इस तरीके से काम करता है ताकि स्मूथली हमारी इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी को बनाए रखी जा सके और इन्फ्लेशन को कम किया जा सके। उसके बाद बात करते हैं बैंक रेट की, कि बैंक रेट किस तरीके से काम करती है। तो बैंक रेट में क्या होता है, बैंक रेट इज़ द रेट चार्ज बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ लैंडिंग फंड टू कमर्शियल बैंक। भाई इसके अंदर और रेपो रेट के अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो कौन सा है कि ये ना लॉन्ग टाइम के लिए है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, लॉन्ग टाइम के लिए इसका यूज़ किया जाता है बैंक रेट का। और दूसरी बात है, जैसे इसके अंदर 6 महीने, 3 महीने, 1 साल के लिए बैंक से आरबीआई से कमर्शियल बैंक लोन ले सकते हैं, और इसके अंदर ना किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ गिरवी नहीं रखनी पड़ती। देखो बड़ा डिफरेंस है रेपो रेट और बैंक रेट में। बैंक रेट क्या होती है, लॉन्ग टाइम के लिए होती है, इसमें किसी भी चीज़ को गिरवी नहीं रखना पड़ता। और दूसरी बात ये होती है कि ये थोड़ी ना हायर होती है, वो 4% से ये 4.25 है। ठीक है, ये हमेशा क्या होती है, उससे ज़्यादा होती है। इसकी जो करंट रेट है वो क्या चल रही है, 4.25 चल रही है। उसके बाद बैंक रेट आल्सो नोन एज डिस्काउंट रेट। ठीक है, इसको डिस्काउंट रेट भी बोला जाता है। ऐसी दर, ऐसी रेट जिस पर कमर्शियल बैंक आरबीआई से लॉन्ग टर्म के लिए फंड लेते हैं, उसको बैंक रेट बोला जाता है। करंटली रेट कौन सी है, 4.25। उसके बाद देखते हैं, जैसे बैंक रेट है ना 10% थी, आरबीआई ने कितनी कर दी है बैंक रेट, मान लो 10% है, तो आरबीआई ने पैसा दे दिया 10% पे, किसको दे दिया, डोमेस्टिक बैंक हैं जिनको कमर्शियल बैंक बोला जाता है, और ये नीचे जनता है हमारी। ठीक है, ये पूरी जनता को ये 11% पे दे रहा है कोई बैंक 10% पे दे रहा है, 10.5 पे, कोई 11.5 पे दे रहा है। ठीक है, ये पूरी जनता है हमारी, जनता को क्या है, कोई 11% पे, कोई 10.5 पे, कोई 11.5 पे, कोई 10.5 से, इस तरीके से अपना प्रॉफिट ऐड करके क्या कर देते हैं, आगे बैंक रेट के जरिए जो भी लोन वगैरह दिया जाता है कस्टमर को, इस तरीके से दिया जाता है। अगर मान लो इन्फ्लेशन चल रहा है तो बैंक रेट हाई कर देंगे, यहाँ 12% कर देंगे। 12% कर देंगे तो क्या होगा कि आगे ये भी लोन ज़्यादा महंगा देंगे, ये 14 पे देंगे या 13 पे देंगे, जिस तरीके से, तो लोग पैसा कम लेंगे। इसी तरीके से ये एक तरीके से सर्कुलेशन करते रहते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट को एडजस्टमेंट करके, मनी सप्लाई को एडजस्टमेंट करके इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को क्या कर देती है, मॉनेटरी पॉलिसी स्टेबल कर देती है। उसके बाद बात करते हैं स्टेटरी लिक्विडिटी रेशो, जिसको SLR बोला जाता है। ठीक है, द रेशो ऑफ लिक्विडिटी एसेट टू नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी इज कॉल्ड SLR। मतलब ये बात होती है कि जब भी क्या होता है, आरबीआई के पास 1% से, जिसको CRR बोला जाता है, कैश रिजर्व रेशो, CRR बोला जाता है ना, उसके बाद जितने भी पैसे बचते हैं ना बैंकों के पास, कमर्शियल बैंक के पास जितने भी पैसे बचते हैं, मान लो वहाँ पर पैसे बचे थे 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट थी किसकी, कैश रिजर्व रेशो की, तो 4% दे दिया, 96 रुपीज़ बच गए। अब इसमें से 10% या 20% इसमें से कम कर देते हैं। ठीक है, तो 76% हमारा बच गया। ये 20% बैंक को अपने पास रखना होता है SLR के रूप में। ठीक है, ये 20% अपने पास रखना होता है SLR के रूप में, और 76 जो है ना, ये इसको क्या करती हैं, बैंक किसी को लोन पे दे सकता है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, इसको किसी तरीके से भी 20% रखा जा सकता है बैंक अपने पास, ये 20% गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है, किसी भी तरीके से गोल्ड के रूप में, ट्रेजरी बिल के रूप में, या किसी भी तरीके से अपने पास रख सकता है। और ये क्या होता है, जो इसकी करंटली वो चल रही है SLR, वो 18.50 चल रही है। ठीक है, इसके अंडर क्या होता है कि बैंक क्या करता है कि ये 20% अपने पास रखता है ताकि
मान लो कल को किसी भी तरीके का बैंक के साथ लोन वगैरह उसका वापस नहीं आया टाइम पर, तो इस पैसे को वो क्या कर लेता है, एक इमरजेंसी रूप में रख लेता है ताकि जितने भी लोग पैसा निकलवाने आए उनको दे दे। ठीक है, एक लिक्विडिटी रूप में रखता है अपने पास ताकि अपने बैंकों का काम चल सके। और ये 76 रुपीज़ होते हैं जो इनको क्या करता है, इनको लोन के लिए लोगों को दे देता है, ये अपने पास रखना होता है बैंक को। उसके बाद बात करते हैं SLR अगर 20% है, ठीक है 20% है, तो अगर हमारे पास कितने हैं, 1000 रुपये जमा करवाए हैं, 1000 रुपयों में से ना 200 रुपये तो ये रखने अपने पास, ठीक है। और मान लो इसमें से 100 रुपये किसके पास जमा करवा दिए, RBI के पास, ठीक है। और यहाँ बच गए 700। इस 700 रुपये को क्या कर देता है, लोन पे दे सकता है, इंटरेस्ट पे दे सकता है। इस पैसे से क्या करता है, बैंक पैसा कमाता है, लोन पे दे के इंटरेस्ट कमाता है और अपने जो स्टाफ की सैलरी वगैरह या जितने भी काम है इसके द्वारा ही क्या करता है, मैनेज करता है। उसके बाद बात करते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है, मान लो कि RBI से कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेना पड़ गया इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर। मतलब इमरजेंसी सिचुएशन थी कोई ऐसी कि बैंक के पास ना तो कुछ गिरवी रखने के लिए था, उसको रेपो रेट से तो मिलेगा नहीं। अगर गिरवी रखने के लिए बैंक के पास, कमर्शियल बैंक के पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं था, तो उसको शॉर्ट टर्म के लिए रेपो रेट से तो लोन मिलेगा नहीं। तो वो क्या करेगा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का यूज़ करेगा। मतलब जो पैसा ये वाला है ना, ये वाला SLR कोटे का जो पैसा रखा है, यहाँ 200 रुपीज़ जो रखे हैं SLR के, वो क्या करेगा, इस 200 रुपीज़ को RBI के पास गिरवी रखता है और इसके ऊपर क्या ले लेता है, शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले लेता है। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है, कि SLR जो कोटा है, जो बैंक अपने पास पैसे रखता है, उस पैसे को क्या करता है, RBI के पास गिरवी रख के शॉर्ट टाइम के लिए क्या करता है कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी भी बोला जाता है इसको। इसके अंदर क्या करता है कि वो अपना SLR का कोटा है ना, जो वो क्या करता है, RBI के पास गिरवी रख के मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के थ्रू क्या करता है, लोन ले लेता है शॉर्ट टर्म के लिए, जब इसके पास कुछ भी गिरवी रखने के लिए नहीं होता। ठीक है, ये जो लोन मिलता है ना, ये रेपो रेट से थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि इमरजेंसी लोन अगर किसी पे भी लेते हैं तो फ़ायदा तो उठाता है हर बंदा। तो इस तरीके ना RBI भी थोड़ा 1-2% ज़्यादा ही इसको लगा देता है कि जितना आप लोगे ना उतना आपको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। और इसके अंदर क्या होता है कि हम 1 या 2%, अगर हमें 5 रुपयों की ज़रूरत है ना, तो हम 6 रुपये ले सकते हैं, उससे ज़्यादा लोन देगा नहीं RBI। इसके अंडर एक कंडीशन होती है कि अगर आपको जो भी आपकी नेट लाइबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग नेट डिमांड है, उसके ऊपर आपको सिर्फ ना 1-2% ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा लोन नहीं देंगे। अगर 5 की ज़रूरत है तो 6 मिल जाएगा, 4 की ज़रूरत है तो 5 रुपये मिल जाएगा। इस तरीके से लोन मिलता है। ठीक है, जो इसकी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की करंट रेट है वो कितनी है, 4.25 है। उसके बाद बात करते हैं मल्टी रेट ऑफ इंटरेस्ट। मल्टी रेट ऑफ इंटरेस्ट किसको बोला जाता है, देखो भी कई बार क्या होता है कि RBI एक कोटा फिक्स कर देता है कमर्शियल बैंकों के लिए। ये जो स्कीम कब चली थी, 1960 में चली थी, मल्टीपल रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोग्राम इसको बोला जाता है। कि इस प्रोग्राम के अंदर क्या होता है कि एक कोटा फिक्स किया होता है RBI के द्वारा कमर्शियल बैंकों के लिए। अगर कमर्शियल बैंक उस कोटे से ज़्यादा किसी भी सेक्टर को लोन देता है तो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ता है। या किसी कोटे के लिए लोन लेता है, या मान लो किसी फैक्ट्री के लिए RBI से लोन ले रहा है, मतलब उसको ना बैंक रेट से ज़्यादा देना पड़ेगा अमाउंट। जैसे बैंक रेट हमारी 10% थी, ठीक है, तो यहाँ पर 12% पर हमें क्या मिलेगा, लोन मिलेगा। तो मतलब ये जो मल्टीपल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग तरीके से एक कोटा फिक्स किया होता है। अगर आपको एक्सपोर्ट के लिए लोन लेना है यहाँ से, तो आपको लोन है 8 रुपयों पे भी मिल जाएगा, 8 रुपये रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अगर आपको किसी
इंपोर्ट के लिए लेना है तो आपको 12 पे मिलेगा। तो मतलब ऐसा सिस्टम कर दिया कि अलग अलग तरीके से अलग अलग जो सेक्टर है उनके लिए अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट रख दी जाती है, ताकि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन या मनी की सप्लाई को अच्छे से कंट्रोल किया जाए। और एक कोटे से मतलब एक कोटा फिक्स कर दिया जाता है, उससे ज़्यादा अगर रेट हम लोन लेते हैं ना तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ता है, देना पड़ता है। तो ये होता है मल्टीपल रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको बोला जाता है। 1960 में आई थी ये, इसको भी अच्छे से याद करना है आपने। तो डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था हमारा, और ये हमारी जो भी करंट रेट चल रही हैं, ठीक है, 17 दिसंबर 2020 के अंदर CRR 3% है, SLR 18.50 है, ठीक है, रेपो रेट 4 है, 3.35 है, 4 पॉइंट, ये सारी आपने अच्छे से याद कर लेनी है। और ये ना टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, मंथली बाय चेंज होती रहती है, 2 मंथ के बाद या मंथ के बाद। इनको आपने जब एग्ज़ाम देना है उससे पहले आपने 2-4 दिन मैं आपको इसका भी अपडेट दे दूंगा, ठीक है। और आप मेरे ग्रुप से जुड़ जाएं, टेलीग्राम ग्रुप है सीख स्टडी स्मार्टली, वहाँ पर आपको इसकी PDF भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स से शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँ। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स।